हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस सीरीज के थ्रू हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की वेरियस कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं जो आपके सीए फाउंडेशन पेपर 4 में आती है। करंटली हम चैप्टर 1 स्टडी कर रहे हैं, द नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो पिछली वीडियो में हमने नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। स्कोप माने कि बिजनेस इकोनॉमिक्स कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। कौन से ऐसे बिजनेस प्रॉब्लम्स है जो हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स सॉल्व करने में हेल्प करती है। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज क्वाइट वाइड. It covers most of the practical problems a manager or a firm faces. देखिए, बिजनेस जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फेस करता है, बिजनेस के मैनेजर्स के पास जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आता है वो सॉल्व करने में हेल्प करती है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इसीलिए इसकी स्कोप क्वाइट वाइड है, क्योंकि काफी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम बिजनेस इकोनॉमिक्स से ढूंढ सकते हैं। नाउ देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ बिजनेस इश्यूज to which economic theories can be directly applied. देखिए, जो भी बिजनेस के इश्यूज है या प्रॉब्लम्स है जिसके सोल्यूशन हमें चाहिए, उन प्रॉब्लम्स को हम टू कैटेगरीज पे डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, इंटरनल इश्यूज या फिर जो ऑपरेशनल इश्यूज है, ठीक है। और सेकंड, एक्सटर्नल इश्यूज या फिर जो इन्वायरमेंटल इश्यूज है। देखिए, इंटरनल इश्यूज यानी कि जो आपके फर्म के अंदर इश्यूज है, ठीक है, वो हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज। एंड एक्सटर्नल इश्यूज यानी कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है जो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रही है, आपके फर्म से, आपके बिजनेस से बाहर जो इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग मैक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। ओके, तो आज हम ये देखेंगे कि इंटरनल इश्यूज क्या क्या है एंड कौन कौन से ऐसे बिजनेस इकोनॉमिक या फिर माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज है जो हम इंटरनल इश्यूज पे यूज कर सकते हैं। फिर हम मूव करेंगे एक्सटर्नल इश्यूज पे, देन अगेन वी विल सी मैक्रो इकोनॉमिक टूल्स जो हमें एक्सटर्नल इश्यूज सॉल्व करने में हेल्प करती है। तो चलिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई टू इंटरनल और ऑपरेशनल इश्यूज। Operational issues include all those issues that arise within the organization and fall within the purview and control of the management. देखिए, ऑपरेशनल इश्यूज या फिर इंटरनल इश्यूज हम उन इश्यूज को कहते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के विद इन आती है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के भीतर आती है, एंड दे फॉल विद इन द परव्यू एंड कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट के निगरानी के अंदर आती है, ठीक है। परव्यू का लिटरल मीनिंग हुआ निगरानी, जो कि एक बिजनेस मैनेजर को सॉल्व करना होता है, मैनेजर के कंट्रोल में होता है। उन इश्यूज को हम ऑपरेशनल इश्यूज या फिर इंटरनल इश्यूज कहते हैं। These issues are internal in nature, जैसे कि issues related to the choice of business. आपको कौन सा बिजनेस करना है, क्या चीज का बिजनेस करना है, आपके बिजनेस की साइज कितनी होनी चाहिए, आप क्या क्या प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हो, What technology will you use वो प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है, आप क्या क्या इनपुट्स लोगे, इनपुट्स को कैसे कंबाइन करोगे, What combination of inputs you will use. Then pricing, आप अपने प्रोडक्ट्स की क्या प्राइसिंग रखोगे, उसकी सेल्स कैसे करोगे, प्रमोशन कैसे करोगे, बिजनेस चलाने के लिए फाइनेंसिंग कहाँ से ले आओगे, फंड्स कहाँ से ले आओगे, ठीक है। और जो इन्वेस्टमेंट, जो आपके पास प्रॉफिट आती है बिजनेस करके, उसे आप कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, आपकी इन्वेंट्री कैसे मैनेज करोगे, इन्वेंट्री यानी कि रॉ मटेरियल्स की स्टॉक या फिनिश्ड गुड्स की स्टॉक, उसे आप कहाँ पे रखोगे, कितना आपको स्टोर करनी चाहिए, कितनी नहीं करनी चाहिए। तो ये these are the few examples of operational issues. इस तरह के सवाल या issues आपके पास आ सकती है, and these issues can be solved using microeconomic principles. The following microeconomic theories deal with most of these issues. तो अब हम वो microeconomic theories देखेंगे जो हमें इन सारे प्रॉब्लम से डील करने में हेल्प करती है। Okay, now the first microeconomic theory that we can use is demand analysis and forecasting. देखिए, डिमांड एनालिसिस क्या है? It means understanding consumer behavior and predicting the future demand for products and services.
देखिए, एक कंज्यूमर किसी भी चीज़ की डिमांड क्यों करता है, क्यों कभी कभी वो चीज़ की डिमांड हाई होती है और कभी कभी वही चीज़ की डिमांड कम होती है। तो ऐसा क्यों होता है, इस तरह का कंज्यूमर बिहेवियर हम स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिमांड एनालिसिस। और डिमांड फोरकास्टिंग क्या करता है? फोरकास्टिंग हेल्प्स अस प्रिडिक्ट द फ्यूचर डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब फ्यूचर डिमांड प्रिडिक्ट करना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जिस तरह की डिमांड है हम उसी हिसाब से अपना आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहेंगे, राइट? हम ये भी नहीं चाहेंगे कि हम बहुत ही ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करें और वो वेस्ट जाए, या फिर हम बहुत ही कम आउटपुट प्रोड्यूस करें और हम अपॉर्चुनिटी को लूज करें। ये दोनों सीन हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो हम चाहेंगे कि हम एक अप्रोप्रिएट आउटपुट प्रोड्यूस करें ताकि हमारी सारी डिमांड मीट हो, राइट? तो उसके लिए हमें डिमांड को प्रेडिक्ट करना सीखना होगा। और डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग एक ऐसी माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है जो हमें एक्यूरेटली डिमांड एनालाइज करना एंड फोरकास्ट करने में हेल्प करती है। देखिए, सो डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग इट इज एसेंशियल फॉर प्लानिंग प्रोडक्शन। कितना प्रोडक्शन करना है वो प्लान करने में हमारी हेल्प करती है, एंड मैनेजिंग रिसोर्सेज एफिशिएंटली। देखिए, अगर हमें पता है कि हमारी डिमांड कितनी है, हमें कितनी आउटपुट बनानी है, तो हम अपनी रिसोर्सेज, जो रॉ मटेरियल्स, टूल, इक्विपमेंट्स हमें चाहिए होता है आउटपुट बनाने के लिए, वो हम अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, टाइमली मैनेज कर पाएंगे, राइट? ताकि हम प्रोडक्शन करते वक्त हमें कोई भी दिक्कत ना हो। एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रोवाइड्स मैनेजर विद द साइंटिफिक टूल्स which assist him in forecasting demand। और ये डिमांड फोरकास्ट करने में क्या मदद करती है? बिजनेस इकोनॉमिक्स, स्पेसिफिकली जो माइक्रो इकोनॉमिक पार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स है, वो हमारी हेल्प करती है डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्ट करने में। तो ये तो एक फर्स्ट स्कोप हुआ, राइट? अब दूसरी माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी जो हम अक्सर यूज करते हैं वो है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। प्रोडक्शन एनालिसिस में क्या क्या आता है कि हमें किस तरह से अपने आउटपुट प्रोड्यूस करनी है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है, ठीक है, इनपुट्स कौन कौन से यूज करने हैं, कितने इनपुट्स यूज करने हैं, अगर 2-3 इनपुट्स है हमारे पास तो किस रेशियो में इनपुट्स को यूज करना है, वो सारी चीज हमें प्रोडक्शन एनालिसिस बताती है। और कॉस्ट एनालिसिस क्या बताती है? कॉस्ट एनालिसिस हमें बताती है कि कैसे हम लीस्ट कॉस्ट में, सबसे कम कॉस्ट में अपना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन एनालिसिस इनेबल्स द फर्म टू डिसाइड ऑन द चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ठीक है, क्या टेक्नोलॉजी हमें यूज करना चाहिए, क्या हमारे लिए सबसे बेस्ट क्या है, एंड द सिलेक्शन ऑफ लीस्ट कॉस्ट इनपुट मिक्स। हमें एक ऐसी इनपुट मिक्स की जरूरत है, मतलब जितने भी हमें इनपुट्स चाहिए ना, तो हम ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स ढूंढेंगे जो हमारी कॉस्ट को सबसे ज्यादा कम करे, ठीक है, टू अचीव टेक्निकली एफिशिएंट वे ऑफ प्रोड्यूसिंग आउटपुट। और ये हम क्यों करेंगे? क्योंकि हम एक सबसे ज्यादा एफिशिएंट वे ढूंढना चाहते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग आवर आउटपुट, ठीक है। और ऐसे वे ढूंढने में हमारी हेल्प करती है प्रोडक्शन एनालिसिस। देखिए, अब कॉस्ट एनालिसिस क्या करती है? कॉस्ट एनालिसिस इनेबल्स द फर्म टू रिकॉग्नाइज द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट when variables such as output, time period and size of plant change। देखिए, क्या क्या वेरिएबल्स चेंज करके हम अपना कॉस्ट चेंज कर सकते हैं या कॉस्ट मिनिमाइज कर सकते हैं, वो हमें कॉस्ट एनालिसिस बताता है। जैसे कि आउटपुट के साथ कॉस्ट कैसे चेंज होता है, टाइम पीरियड के साथ कैसे चेंज होता है, अगर हम अपनी साइज ऑफ प्लांट चेंज करें तो कॉस्ट कैसे चेंज होता है, ये हमें पता चलती है कॉस्ट एनालिसिस से। देखिए, कोई भी बिजनेस क्या चाहता है कि उसकी जो कॉस्ट हो, बिजनेस की क्या कॉस्ट होती है? देखिए, रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट, प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट, टेक्नोलॉजी की कॉस्ट, इक्विपमेंट यूज करने की कॉस्ट, राइट? तो ये सारी कॉस्ट वो चाहता है कि वो कम से कम करे, क्योंकि अगर उसकी कॉस्ट मिनिमम हो तभी तो उसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, राइट? अब प्रॉफिट कैसे आता है? जो आपकी सेलिंग प्राइस है, राइट, उसमें से अगर आप कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करो तो आपको प्रॉफिट आता है, राइट? तो आपको फायदा कब होगा? जब आपकी कॉस्ट कम होगी। कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट आपका ज्यादा होगा। इसलिए हमें प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस करना जरूरी होता है।
So this is the second scope of microeconomics. Okay, now the third microeconomic theory we use is inventory management. देखिए inventory is basically the stock of your raw materials, right? Stock of raw materials या फिर finished goods जो हम स्टोर करके रखते हैं, जो एक बिजनेस स्टोर करके रखता है. देखिए जब भी बिजनेस अपने इन्वेंट्री स्टोर करता है ना, तो उसे कुछ स्टोरेज कॉस्ट लगती है, राइट? और बिजनेस तो हमेशा चाहेगा कि उसकी कॉस्ट मिनिमम हो. तो अगर इन्वेंट्री स्टोरेज कॉस्ट उसे मिनिमम करनी है, तो उसे एक बहुत ही एफिशिएंट तरीका ढूंढना होगा इन्वेंट्री मैनेज करने का. यानी कि बहुत ही हाई इन्वेंट्री भी नहीं स्टोर करनी चाहिए क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा होती है, लेकिन लो भी नहीं होनी चाहिए. यानी कि आपकी प्रोडक्शन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपके पास इन्वेंट्री की कमी है, इस वजह से आपकी प्रोडक्शन रुकनी भी नहीं चाहिए. तो एक अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ इन्वेंट्री हमेशा रखना चाहिए. और कितना रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, वो बताती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की थ्योरी. देखिए, डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज कॉस्ट एसोसिएटेड विथ इन्वेंट्री मेंटेनेंस. ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की थ्योरी ये डेवलप करने में हेल्प करती है. तो और क्या करती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की थ्योरी? यूजिंग टेक्निक्स लाइक ABC एनालिसिस एंड मैथमेटिकल मॉडल्स फॉर ऑप्टिमल इन्वेंट्री लेवल्स. देखिए, ऑप्टिमल इन्वेंट्री, जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री लेवल अपने साथ स्टोर करके रखने के लिए हम क्या क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हैं. देखिए, ABC एनालिसिस जैसे टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स यूज कर सकते हैं, और ये कैसे यूज करना ये हमें सिखाती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट थ्योरी. Okay, now coming to the fourth microeconomic theory, that is market structure and pricing policies. देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एनालाइजिंग मार्केट स्ट्रक्चर एंड कंपटीशन लेवल. देखिए मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, किस चीज़ की कितनी सप्लाई है, ठीक है, वो हम मार्केट को स्टडी कर सकते हैं. मार्केट के स्ट्रक्चर को स्टडी करके हमें पता चलती है, राइट? तो कंपटीशन लेवल को भी हमें स्टडी करना चाहिए क्योंकि कंपटीशन लेवल स्टडी करके हम अप्रोप्रिएट प्राइस रख सकते हैं अपने गुड्स की. ठीक है, अगर बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो हमें प्राइस भी कॉम्पिटिटिव रखना पड़ेगा. लेकिन अगर इतनी कॉम्पिटिटिव नहीं है, मतलब सिर्फ आपकी ही फर्म है और एक दो और ही बिजनेस है जो ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करती है, तो फिर आप थोड़े से हाई प्राइस भी रख सकते हो. जहाँ पे कंपटीशन नहीं है वहाँ आप अपने हिसाब से प्राइस रख सकते हो, लेकिन जहाँ कंपटीशन है आपको कॉम्पिटिटिव प्राइस ही रखना पड़ता है. ठीक है, तो ये क्यों यूज होता है? देखिए, फॉर्मुलेटिंग सूटेबल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशंस. ओके, तो अब बात करते हैं फिफ्थ इकोनॉमिक थ्योरी की, दैट इज रिसोर्स एलोकेशन. बिजनेस इकोनॉमिक्स विद द हेल्प ऑफ एडवांस्ड टूल्स सच एज लीनियर प्रोग्रामिंग enables the firm to arrive at the best course of action for optimum utilization of available resources. देखिए, हमने कहा था कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड होती है, राइट? तो वो अवेलेबल रिसोर्सेज को ही हम बेस्ट कैसे यूटिलाइज करें, तो वो हमें सिखाती है रिसोर्स एलोकेशन की थ्योरी. कहाँ पे कितना पैसा इन्वेस्ट करें. देखिए, एक बिजनेस के भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट? डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी. तो किस डिपार्टमेंट में कितना पैसा यूज करना चाहिए, प्रोडक्शन में कितना पैसा, कितना रिसोर्स यूज करना है, मार्केटिंग में कितना पैसा रिसोर्स यूज करना है, सेल्स डिपार्टमेंट में कितना एलोकेट करना है. तो ये रिसोर्स एलोकेशन करना हम सीखते हैं थ्रू रिसोर्स एलोकेशन थ्योरी. दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी. तो ये सारे जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये सारे माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज है, राइट? Then comes the theory of capital and investment decision. कैपिटल यानी कि बिजनेस चलाने के लिए हम फंड्स या फिर प्लान्स, इक्विपमेंट्स ये कहाँ से लाए, कैसे मैनेज करें, ये कैपिटल थ्योरी हमें सिखाती है. ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट थ्योरी हमें ये सिखाती है कि जो हमारे पास पैसा आता है बिजनेस करके, ठीक है, जो हम प्रॉफिट कमाते हैं वो हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें. तो ये चीज़ें वी कैन लर्न थ्रू कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन. देखिए, evaluating investment choices and efficient capital allocation. Again, जो फंड्स हम उठाते हैं बिजनेस के लिए वो हमें कहाँ कहाँ लगाना है, किस किस जगह पे we can utilize the funds. ठीक है, वो हमें बताता है capital allocation. Then supporting decision making or allocating capital among
वेरियस यूजेस। तो बेसिकली इतना ही था कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि बेसिकली आपको कैपिटल्स कहाँ से ले आना है और किस किस यूजेस के लिए कैपिटल यूज करना है, और जो बिजनेस करके हमें प्रॉफिट आती है वो कहाँ पे इन्वेस्ट करनी है। डन। अब प्रॉफिट एनालिसिस की थ्योरी देखिए, प्रॉफिट थ्योरी गाइड्स द फर्म इन द मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रॉफिट्स अंडर कंडीशंस ऑफ अनसर्टेनिटी। देखिए, बिजनेस जब हम करते हैं तो हम अनसर्टन इन्वायरमेंट में करते हैं, क्योंकि हमेशा बिजनेस सक्सेस होगा ज़रूरी नहीं है। इन्वायरमेंट बहुत अनसर्टन होती है, राइट। कभी डिमांड ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, चीज़ों की प्राइसेस भी गिरती रहती है या कभी बढ़ जाती है। तो अनसर्टन इन्वायरमेंट में जब हम काम कर रहे हैं तो हम कैसे प्रॉफिट इंश्योर कर सके, कैसे मेजर कर सके, कैसे मैनेज करें प्रॉफिट को, वो हमें प्रॉफिट एनालिसिस थ्योरी सिखाती है। प्रॉफिट एनालिसिस इज ऑल्सो इमेंसली यूजफुल इन फ्यूचर प्रॉफिट प्लानिंग। ठीक है, फ्यूचर में कितना प्रॉफिट हमें एम करना चाहिए, तो वो प्लानिंग करने में कैसे हम प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं, वो प्लानिंग करना भी हमें प्रॉफिट एनालिसिस सिखाती है। देन रिस्क एंड uncertainty analysis. Business firms generally operate under conditions of risk and uncertainty. Analysis of risk and uncertainties help the business firms in arriving at efficient decisions and formulating plans on the basis of past data, current information and future prediction. Basically, risk and uncertainty analysis में हम क्या करते हैं, हम past data को देखते हैं, ठीक है, फिर हम करंट मार्केट डेटा को देखते हैं, करंट इंफॉर्मेशन एंड फ्यूचर प्रेडिक्शन को भी देखते हैं, और ये सब स्टडी करके हम रिस्क को एनालाइज करते हैं कि कितनी रिस्क है, ताकि हम एक कैलकुलेटेड रिस्क ले सके। देखिए, रिस्क भी दो प्रकार की होती है। एक तो अंधाधुंध रिस्क लेना, उसमें तो देखिए आपकी लॉस होने की ज्यादा चांसेस होती है, और एक होता है कैलकुलेटेड रिस्क लेना, यानी कि आपको पता है कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या क्या रिस्क है, बट स्टिल आप रिस्क ले रहे हो, तो आप एक इन्फॉर्म्ड रिस्क ले रहे हो। तो बिजनेस में रिस्क लेना तो जरूरी है, क्योंकि रिस्क के बिना रिटर्न आपको नहीं मिलेगा, है ना। आपने सुना होगा रिस्क एंड रिटर्न करके दो टर्म होते हैं बिजनेस में, जो एक आपस से लिंक्ड होते हैं। रिटर्न यानी कि अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो आपको थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ेगा, लेकिन रिस्क इस तरह से लो कि इन्फॉर्म्ड रिस्क लो, ठीक है। और वो इन्फॉर्म्ड रिस्क लेने में हमें हेल्प करती है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस। ओके, तो वो तो अब हो गई माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज की बात, जो जिससे हम इंटरनल इश्यूज सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब जो हमारे इन्वायरमेंटल इश्यूज है या एक्सटर्नल इश्यूज है, उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? वी सॉल्व देम विद द हेल्प ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। तो क्या क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं? देखिए, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अपॉन द फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ businesses. The major macroeconomic factors are, तो कुछ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स अब हम देखते हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है। फॉर इंस्टेंस, द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। देखिए, आप जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम है? क्या वहाँ पे कैपिटलिस्ट सिस्टम है? कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या होता है कि जो पैसा लगाता है, ठीक है, जो बिजनेस करता है, प्रॉफिट उसका होता है, राइट। या फिर कहीं आप सोशलिस्ट इकोनॉमी में तो नहीं काम कर रहे। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि जो रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्स, इन्वायरमेंट के रिसोर्स, वो सब में बांटी जाती है, सब काम करते हैं, और जो काम करने के बाद जो पैसा आता है वो भी सब में बांटी जाती है, ठीक है। तो विच टाइप ऑफ सिस्टम आर यू लिविंग इन, तो वो आपके बिजनेस को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करेगा, आपके डिसीजंस को, राइट। देन कौन सी स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल में हुआ, कि क्या आपके इन्वायरमेंट ग्रोइंग फेज में है या डिक्लाइनिंग फेज में है, ठीक है। तो इकोनॉमी ग्रोइंग है तो आपके डिसीजन अलग तरीके के होंगे। मे बी उस टाइम पे आप अपने बिजनेस एक्सपैंड करना चाहोगे, ज्यादा कस्टमर अक्वायर करना चाहोगे, राइट। लेकिन अगर डिक्लाइनिंग फेज में इकोनॉमी, तो आप बहुत केयरफुली अपना बिजनेस करना चाहोगे, राइट। तो अलग डिसीजन होता है डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस साइकिल। फिर आता है द जनरल ट्रेंड इन नेशनल इनकम। आपके देश में लोगों के पास कितनी इनकम है, ठीक है, वो आपको देखना पड़ता है प्राइस तय करने से पहले। फिर एम्प्लॉयमेंट, क्या लोग वहाँ पे सबके पास एम्प्लॉयमेंट है, क्या वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, या फिर अनएम्प्लॉयड लोग ज्यादा है। अगर अनएम्प्लॉयड लोग ज्यादा है तो शायद आपको अपनी प्राइस कम करनी पड़ेगी, राइट।
देन प्राइसेस, रिसोर्सेज की प्राइसेस, जो फैक्टर्स आप यूज करोगे, इनपुट्स यूज करोगे, ठीक है, तो उनके लिए भी आपको मार्केट में क्या प्राइसेस है वो जानना जरूरी होता है। देन सेविंग, क्या आपके लोग सेव इन्वेस्ट करते हैं आपकी इकोनॉमी में। सो ये सारी चीज आपके वेरियस बिजनेस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। देन गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज, लाइक उनकी इंडस्ट्री के रिगार्डिंग क्या पॉलिसी है, क्या वो इंडस्ट्रीज को इनकरेज कर रहे हैं, क्या पर्टिकुलरली आपकी इंडस्ट्री इंकरेज कर रहे हैं, या फिर आपकी इंडस्ट्री में कुछ रेस्ट्रिक्शंस उन्होंने डाला हुआ है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप नॉन मेरिट गुड्स बनाते हो, ठीक है, जैसे कि सिगरेट, अल्कोहल, तो कहीं जगह पे गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट करती है ऐसे चीज़ों को, तो आपको वो ध्यान में रखना पड़ता है। फिर कंपटीशन पॉलिसी क्या है, ठीक है, ये आपको ध्यान, क्या दूसरे फॉर्म से आप compete तो कर सकते हो, लेकिन कैसे चीज़ें आप कर सकते हो, क्या आप उनको बदनाम करके अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो, ये क्या अलाउड है या नहीं, किस तरह से एडवर्टीजमेंट आप कर सकते हो, किस तरह से नहीं कर सकते, तो वो कंपटीशन पॉलिसी बताती है, ठीक है। देन फिस्कल पॉलिसी, यानी कि टैक्सेशन वगैरह से रिलेटेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, क्या अगर आपको बाहर बेचना है तो क्या वो अलाउड है, फॉरेन कंट्री में क्या आप ट्रेड कर सकते हो, क्या उनसे रिसोर्सेज खरीद सकते हो, ठीक है। देन ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज, तो ये सारे पॉलिसीज, देखिए ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये जनरली उन फर्म के लिए होता है जो इंटरनेशनली काम करते हैं, राइट। तो एनी हाउ, तो ये सारी पॉलिसीज आपके बिजनेस को अफेक्ट करती है। देन वर्किंग ऑफ सेंट्रल बैंक्स, फाइनेंशियल सेक्टर एंड कैपिटल मार्केट, तो ये फाइनेंशियल सेक्टर कितनी केपेबल है आपको लोन देने के लिए, अगर आपको कभी भी लोन चाहिए, क्या आपको फाइनेंशियल सेक्टर देने को तैयार है और कितने इंटरेस्ट में देने को तैयार है। उनके अलावा आप कहाँ कहाँ से फंड उठा सकते हो बिजनेस के लिए, और क्या क्या रेगुलेशंस आपको फॉलो करनी पड़ती है फंड उठाने के टाइम, ठीक है, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है। देन सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि ट्रेड यूनियन, देखिए ट्रेड यूनियन दरअसल वर्कर्स बनाते हैं, वर्कर्स या मजदूर लोग, उनकी एक यूनियन होती है। तो ये यूनियन क्या करती है कि एम्प्लॉयज या फिर जो लेबरर्स होते हैं ना, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। देखिए अगर बहुत सारी यूनियंस है आपके इकोनॉमी में, तो आपको एम्प्लॉयर्स या लेबर्स की राइट्स पे बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। उनको ओवर टाइम काम नहीं कराना, ओवर टाइम कराओगे तो प्रॉपर कॉम्पनसेट देना होता है, उनसे हार्शली बिहेव नहीं करना होता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रेड यूनियन आप पे हावी हो गई ना, तो आपका बहुत नुकसान हो सकता है। आपने कई बार न्यूज़ में देखा होगा कि ट्रेड यूनियन स्ट्राइक में बैठ जाती है, धरने करने लग जाती है, मजदूर काम करने नहीं आते क्योंकि आपने इनको किलसा दिया, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलना पड़ता है। फिर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर यूनियंस भी होते हैं। देखिए ये सारी यूनियंस ना अपने अपने लोगों के राइट प्रोटेक्ट करती है। जैसे प्रोड्यूसर यूनियन जो है प्रोड्यूसर के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, कंज्यूमर यूनियन कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। फिर कोऑपरेटिव्स भी होते हैं। तो आपको ये सारी यूनियंस की जो राइट्स है, ठीक है, वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी ज़रूरी है एक बिजनेसमैन को, ताकि आप उस हिसाब से डिसीजन ले सको। देन सोशल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, तो सोशल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट तो इम्पोर्टेंट है। देखिए जैसे इंडिया जो कंट्री है ना, उसमें कई सारे कल्चरल चीज़ें हैं, राइट। तो वो चीज़ों का भी हमें हमेशा ध्यान रख के बिजनेस करनी पड़ती है। तो पैसों के चक्कर में आपको लोगों की कल्चरल सेंटिमेंट्स, रिलीजियस सेंटिमेंट्स, सोशल सेंटिमेंट्स ऐसे हर्ट नहीं करना चाहिए, डिसहार्मनी नहीं ले आना चाहिए सोसाइटी में। तो ये तो है। और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, कि आपकी जो रूलिंग पार्टी है वो किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस अभी हमारी जो इंडिया में मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया ये प्रमोट हो रहा है, राइट, कि इंडिया में बनाओ, सेल्फ सफिशिएंट बनो। तो अगर हम इसी मोटो के साथ आगे चलते हैं ना, तो हमें फ़ायदा होता है, क्योंकि अब हमारी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ही ऐसी है कि हम सब कुछ इंडिया में बनाना चाहते हैं, सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं, राइट। गवर्नमेंट भी इस चीज़ को प्रोत्साहन कर रही है। तो अगर आप यही गोल लेके चलोगे, ठीक है, अलाइन करोगे, जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उससे अगर आप अलाइन करोगे तो आपको बहुत हेल्प हो सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। अब देखिए, business decisions cannot be taken without considering these present and future environmental factors. हमें ये
ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ये हमें कंसिडर करना चाहिए while making business decisions, as the management of the firm has no control over these factors. लेकिन क्या ये फैक्टर्स में हमारी डायरेक्ट कंट्रोल है? नहीं, हमारी डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम जो अपने पॉलिसीज है ना, उसको ये फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं, ठीक है, ताकि इन फैक्टर्स का हमें फायदा हो और नुकसान ना हो। तो हमें मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट देखते हुए अपनी पॉलिसीज या अपने डिसीजंस चेंज भी करनी पड़ सकती है, ठीक है, ताकि इन पॉलिसीज का, ये मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स का हमें कोई भी एडवर्स इफेक्ट ना हो। So with this we've come to the end of this lecture also. तो स्कोप भी समझने में काफी आसान है, इसमें कोई भी बहुत ज्यादा टेक्निकल चीज नहीं है, जो मेनली आपको पता ही है ये सारी बातें, तो राइट। तो हम बस एक रिकैप सा ले रहे हैं मानो आप। तो अब ये चैप्टर 1 यूनिट 1 में एक लास्ट टॉपिक हमारा रह रहा है, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हाँ, और सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।